सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। साथियों नमस्कार। आज बड़ी तसल्ली के साथ बीएड वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आज इस विषय पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में ये पसोपेश बना रहता है कि संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न और जो एग्जामिनर आएंगे वो किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, ये एक जिज्ञासा बनी रहती है। तो आज कुछ उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच प्रस्तुत हूँ। साथियों, पहला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण क्या है और सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य तथा लाभ बताइए। हम सभी ने माइक्रो टीचिंग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना की है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? हम जाते हैं माइक्रो टीचिंग में और बच्चों के कौशल के विकास के लिए और अपने अध्यापन कार्य को दुरुस्त करने के लिए यह सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर और पढ़ाने के, अध्यापन के कौशल का विकास हो और बच्चों को कैसे समझकर उनके कौशल का विकास किया जाए, ये सूक्ष्म शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। जहाँ पर हमें अपनी त्रुटियों के यानी अध्यापन कार्य की त्रुटियों को दुरुस्त करने में बहुत मदद मिलती है। ये हुई पहले प्रश्न की बात। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर क्या है तथा कंप्यूटर के शैक्षिक उपयोग बताइए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो पहले जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य था वो गणना करना था। आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर के जो इतिहास रहा है, मैकेनिकल विकास का इतिहास, और इसी के साथ साथ प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने, पहले क्या था? डिफरेंस इंजन, कितनी बड़ी मशीन बनी थी। फिर छोटे छोटे में हो गया, आज मोबाइल के फॉर्म में है, पीसी के फॉर्म में है, लैपटॉप के फॉर्म में है। तो कंप्यूटर का शैक्षिक उपयोग अनंत आप बता सकते हैं। यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण क्या है? क्योंकि आपने पर्यावरण और योगासन की फाइल जरूर बनाई होगी। तो पर्यावरण क्या है और पर्यावरण को संतुलित करने के उपाय बताइए। तो अब आप अपने मन में विचार कीजिए कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण हमारे आसपास जो हवा है, जो प्रकाश है, जो गैसें हैं और जिन चीज़ों से हम घिरे हैं, ये सभी पर्यावरण ही तो है। और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कुछ ठोस कदम है, वृक्षारोपण। तो कुछ मूलभूत बातों को आप बता करके बातें बना सकते हैं। चौथा प्रश्न, पाठ योजना के निर्माण में किन कौशलों का प्रयोग होता है? तो करीब करीब 13 कौशल हैं। जैसे सबसे पहले उद्देश्य लेखन कौशल से शुरुआत होती है। उद्देश्य लेखन कौशल के बाद पाठ प्रस्तावना कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल के बाद व्याख्या कौशल, व्याख्या कौशल के बाद दृष्टांत कौशल, दृष्टांत कौशल के बाद छात्र सहभागिता एवं पुनर्बलन कौशल, और ठीक इसके बाद श्यामपट्ट लेखन कौशल और फिर पाठ समापन कौशल। इस प्रकार से एक बीच में उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी आता है। तो इस प्रकार से हम पाठ योजना के निर्माण में कौशलों की बात बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न, अधिगम क्या है? अधिगम के 5 सिद्धांत बताइए। तो अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास, इसे प्रैक्टिकल में आपने बनाया होगा कॉपी में, और इससे एक प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। तो अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थात सीखने से होता है। हम जीवन पर्यंत सीखते हैं और हर किसी से सीखते हैं। तो अधिगम क्या है? अधिगम के 5 सिद्धांत में, जैसे थार्नडाइक महोदय ने जो हमें सिद्धांत बताए हैं, मुख्य नियम कितने हैं, गौड़ नियम कितने हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इसी प्रकार से कुछ गौड़ नियम भी हैं, उनको भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत,
जिनमें 4 प्रकार की अवस्थाएं कौन कौन सी, एक बार आप मेमोराइज करिए, एक बार हम मेमोराइज करते हैं। सबसे पहले आता है संवेदी पेशी अवस्था, फिर संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक अवस्था। तो आराम से इसके बारे में पढ़िए। ये अधिगम के कुछ 5 सिद्धांतों में से ये एक प्रमुख है। इसी तरीके से जो एसआर थ्योरी है और एसआर के बीच में एक डैश होता है जो त्रुटि का सिद्धांत के लिए प्रतिपादित किया गया है। इन सारी चीज़ों को आप अलग अलग करके याद कर सकते हैं। अब प्रश्न अगला है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा क्या है, 1 मिनट के लिए विचार कीजिए। तो शिक्षा क्या है? एजुकेशन पूरे जीवन के मानव के निर्माण में, मानव के व्यक्तित्व के निर्माण में, समाज के निर्माण में शिक्षा का एक अहम रोल होता है। और महात्मा गांधी जी समेत अनेक विद्वानों ने ये बात कही है कि जो मनुष्य के अंदर अच्छे गुण छिपे हुए हैं, नैतिक गुण छिपे हुए हैं, और उसकी समाज की उसे जो उन गुणों की समाज की आवश्यकता है, तो उसे निखारना और आगे बढ़ाना ये एजुकेशन रोल करता है। और एजुकेशन का जो बेसिक नीड है कि इंसान की इंसानियत को समझ जाए, मानवता को समझ जाए, तो वो जो है चीज़ों को बेहतर कर सकता है। तो शिक्षा के उद्देश्य में ये सारी बातें आ गई। अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अध्यापन के दौरान हम कैसे करते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आपने श्रव्य दृश्य सामग्री जरूर पढ़ा होगा। श्रव्य सामग्री अर्थात सुन करके, दृश्य सामग्री अर्थात देख करके। तो श्रव्य में सुनने में क्या आ गया? ऑडियो फॉर्म में टेप रिकॉर्डर हो गया, लगा दिए, चलने बजने लगा। और देख करके टेलीविज़न हो गया। एडुसैट एक ऐसा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है कि उसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो ये सब उदाहरण आप दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। पुनर्बलन क्या है? इसका प्रयोग कक्षा नियंत्रण तथा कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए हम कैसे करते हैं? तो पुनर्बलन में वो शक्ति होती है, अगर कोई बच्चा बेहतरीन काम करता है तो उसको बुला करके पीठ पे जो है थोड़ा थपकी मार के शाबाश हमने कह दिया, तो उसके अंदर की जो भावना आती है वो दृढ़वत हो जाती है, वो प्रभावी रूप से और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसी तरीके से किसी बदमाश बच्चे को हमने जो है रोका और डांट लगा दी, तो वो अनुशासन के दायरे में आ जाता है और चीज़ों को सही दिशा में करने के लिए प्रेरित हो जाता है। उसका भी विकास इसी पुनर्बलन के माध्यम से होता है। तो इसका प्रयोग आप बता सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन में जैसे कोई नागरिक शास्त्र इतिहास लिया है, कोई विज्ञान लिया है, कोई गणित लिया है, कोई हिंदी लिया है, तो ऐसे में मैं नागरिक शास्त्र तथा इतिहास विषय के शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए इस विषय पर बात कर लें। तो नागरिक शास्त्र और इतिहास विषय के शिक्षक के अंदर ये गुण होता है कि वो विषय का ज्ञाता हो, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो और अनुशासन हो, मानव मूल्य और संविधान इनकी जानकारी हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप बता सकते हैं। तो आज ये चर्चा बहुत सार्थक रही, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद। जय हिंद।